मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, देश के कृषि मंत्री, मेरे साथी मंत्री श्री BL वर्मा जी, सचिव सहकारिता श्री ज्ञानेश कुमार जी, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री मनोज आहूजा जी, जय कुमार विशेष सचिव सहकारिता मंत्रालय और श्री फैज अहमद किदवई अपर सचिव कृषि विभाग। और आज देश भर से सहकारिता से जुड़े हुए, FPO से जुड़े हुए और सहकारिता और FPO के नए जुड़ाव को आगे बढ़ाने के उत्सुक आए हुए सभी सहकारिता कार्यकर्ता भाइयों बहनों को नमस्कार। मित्रों, मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय को अलग करने के पीछे एक विशेष दृष्टिकोण के साथ निर्णय लिया है। देश में सहकारिता आंदोलन बहुत पुराना है, लगभग 110 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है सहकारिता। परंतु 75 वर्ष की आजादी के बाद यहां खड़ा रहकर सहकारिता आंदोलन का मीमांसा करते हैं, इसका विहंगावलोकन करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि देश भर में सहकारिता आंदोलन कई टुकड़ों में विभक्त हो गया है। सहकारिता की दृष्टि से देश को 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक, जहां सहकारिता आंदोलन अपने आप को आगे बढ़ाने में और मजबूत करने में सफल रहे हैं, ऐसे कुछ राज्य हैं। दूसरा, सहकारिता आंदोलन अभी भी चल रहा है, ऐसे राज्य हैं। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन लगभग मृतप्राय हो गया है। इतने बड़े देश में और 65 करोड़ किसानों के और किसानी के साथ जुड़ी हुई जन आबादी के देश में सहकारिता आंदोलन को रिवाइव करना, उसको आधुनिक बनाना, उसमें पारदर्शिता लाना और नई ऊंचाइयां छूने का लक्ष्य तय करना, ये बहुत आवश्यक हो गया था। क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहकारिता एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसके माध्यम से समृद्धि को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। आपके पास पूंजी है या पूंजी नहीं है, अगर श्रम करने का हौसला है, काम करने की धगस है और अपने आप को आगे ले जाने की कौवत है, तो सहकारिता आंदोलन पूंजी नहीं है ऐसे व्यक्तियों के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। इसलिए देश के 65 करोड़ से ज्यादा कृषि के साथ जुड़े हुए नागरिकों को संबल देने के लिए और उनकी छोटी छोटी पूंजी का योग बनाकर कोऑपरेटिव के माध्यम से एक विराट पूंजी बनाकर उनको समृद्ध बनाने की दिशा में सहकारिता आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और इसीलिए मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। विगत 2 साल में सहकारिता मंत्रालय ने कई सारे इनिशिएटिव लिए। तोमर साहब ने जैसे बताया, मोदी जी और तोमर जी के नेतृत्व में देश में FPO के गठन का निर्णय लिया गया। ये निर्णय बहुत देरी से लिया गया, शायद पहले ले लेते तो इसका बहुत फायदा होता। परंतु मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए
और किसानों को समृद्ध करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। उसमें से एक कदम एफपीओ की निर्मित थी। एफपीओ के माध्यम से मैं बाद में बताऊंगा कि किसानों को ढेर सारा फायदा हुआ है, परंतु सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ और एफपीओ का फायदा बहुत सीमित मात्रा में पहुंचा था कि लक्ष्य रखकर लक्ष्यांक तय नहीं किए गए। कुछ दिन पहले कृषि विभाग और सहकारिता विभाग की मीटिंग हुई। तोमर साहब भी आए थे, मैं भी था। वहां हमने एक निर्णय किया कि 1100 नए पैक्स एनसीडीसी के माध्यम से पैक्स को एफपीओ बनाने के लिए उचित मानकर कार्यवाही की जाएगी और पैक्स को मजबूत करने से एफपीओ का सहकारिता को फायदा होगा। एफपीओ दो प्रकार के हैं, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकती है, और अब पैक्स भी हो सकती है। पहले भी कुछ पैक्स ने इनिशिएटिव लिए हैं, परंतु व्यक्ति का पैक्स होगा तो व्यक्ति समृद्ध बनेगी, कंपनी का पैक्स होगा तो कंपनी के हिस्सेदार समृद्ध बनेंगे, और पार्टनरशिप का पैक्स होगा तो कुछ 3-4 पार्टनर उसमें समृद्ध बनेंगे। मगर पैक्स अगर एफपीओ है तो पैक्स के सभी सभासद मतलब पूरे गांव के किसानों के पास एफपीओ का मुनाफा जाएगा। तो एफपीओ के चारों प्रकार में, व्यक्ति का एफपीओ, कंपनी का एफपीओ, पार्टनर का एफपीओ, पार्टनरशिप का एफपीओ और पैक्स का एफपीओ, इसमें किसान को समृद्ध बनाने की सबसे ज्यादा क्षमता अगर है तो पैक्स के माध्यम से बने हुए एफपीओ में, क्योंकि इसका मुनाफा सीधा गांव के छोटे से छोटे किसान के बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। और इसलिए पैक्स, एफपीओ और एसएसजी, ये 3 सूत्री ग्रामीण विकास समृद्धि का मंत्र लेकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय आने वाले दिनों में कंधे से कंधा मिलाने का काम करेंगे। मैं चाहूंगा कि आज की संगोष्ठी में एफपीओ के लिए जो सरकार ने ढेर सारे फायदे तय किए हैं, टैक्स में फायदा है, सहायता है और कई प्रकार के फायदे इसके अंदर है, इसकी बारीकियों को पैक्स के साथ जुड़े हुए सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने समझना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पैक्स आने वाले दिनों में एफपीओ बने, इस दिशा में काम करना। सरकार शायद फायदे की स्कीम लंबे समय तक नहीं चला सकती, चलानी भी नहीं चाहिए, परंतु पैक्स अगर एफपीओ बनना चाहते हैं तो पैक्स को एनसीडीसी मदद कर ही सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मदद कर ही सकती है, और पैक्स को एफपीओ बनने के लिए कोई सीमा नहीं है। 1100 छोड़ दीजिए, आप कितने भी पैक्स को एफपीओ बनाइए, आपको कोई। और इसलिए आज की ये संगोष्ठी सहकारिता आंदोलन को गति देने की संगोष्ठी बनने वाली है। मित्रों, मैंने जैसे पहले कहा, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आधारित आर्थिक गतिविधियां भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत ताकत है, परंतु कभी इसकी देश में चर्चा नहीं होती। आज देखिए तो भारत की जीडीपी का हिस्सा 18% हिस्सा ये तीनों सेक्टर मिलकर बनते हैं। 18% जीडीपी, शायद किसी एक सेक्टर का इतना जीडीपी नहीं, इतना कृषि का है। स्टील का देख लीजिए, विद्युत उत्पादन का देख लीजिए, खदानों का देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का देख लीजिए, सर्विस का देख लीजिए, इसका भी इतना बड़ा हिस्सा नहीं है
जिसका जितना हिस्सा कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन का है। तो एक प्रकार से कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। और मैं इसके साथ एक और चीज भी जोड़ना चाहता हूं। जीडीपी बढ़ाना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है, बढ़नी ही चाहिए। मगर आप मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से जीडीपी बढ़ाते हो तो जीडीपी के आंकड़े बढ़ते हैं, रोजगारी के आंकड़े इतने नहीं बढ़ते हैं। अगर आप कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को और कोऑपरेटिव के माध्यम से मजबूत करते हो तो जीडीपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में रोजगारी भी बढ़ेगी। ये बहुत बड़ी बात हमारे जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए है। आज लगभग 65% लोग कृषि और इसके संलग्न सेवाओं पर निर्भर है। लगभग 55% कार्यबल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगा है, और परोक्ष रूप से देखें तो 65% लोग और 55% कार्यबल के आधार पर जो बाकी सारी सेवाएं गांव में होती है वो भी एक प्रकार से कृषि पर ही निर्भर है। आज देश में 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जोत है। 1 हेक्टेयर से कम जोत इतनी बड़ी संख्या में हो ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है। केवल और केवल हमारा देश भारत देश है जिन्होंने छोटे किसानों को मजदूर नहीं बनने दिया, उसको अपनी भूमि का मालिक बनाकर रखा है। परंतु कृषि को आधुनिक करना पड़ेगा, उसको अपनी कृषि उपज के अच्छे भाव मिलने पड़ेंगे, उसकी कृषि को फायदेमंद बनाना पड़ेगा, और ये सब करना है तो हमें परंपरागत तरीकों से बाहर निकलकर आज के समय अनुकूल तरीकों को अपनाना होगा। और ये पैक्स एफपीओ ये इसी का एक नई शुरुआत है। पैक्स एफपीओ के माध्यम से ये होगा कि आज सबसे ज्यादा इनपुट हम कृषि और पशुपालन, मत्स्य पालन पर लगा रहे हैं, मगर ना इसका चर्चा है, ना इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए लोग समृद्ध हैं। जो 65% लोग देश की जीडीपी में 17.5% का योगदान करते हैं, वो अपना जीवन यापन ढंग से नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है, कोऑपरेटिव सेक्टर की इन टोटो जिम्मेदारी है कि कृषि के साथ जुड़े हुए सभी लोगों का जीवन इतना ही सुंदर हो जितना सर्विस के साथ जुड़े हुए लोगों का। और अगर ये करना है तो एफपीओ को हमें स्वीकारना पड़ेगा। एफपीओ की कल्पना 2003 में अटल जी के समय योगेंद्र अलग कमेटी ने की थी और इसका सुझाव सरकार को दिया था, मगर सुझाव ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब एफपीओ के सुझाव को ठंडे बस्ते से बाहर निकाला। किसानों पर निर्भर बिजनेस, सेवाएं, प्रोसेसिंग, बिक्री और किसानी का आधुनिकीकरण, खेती का आधुनिकीकरण, ये सब करने के लिए एफपीओ के विचार को मूर्त स्वरूप देना पड़ा। और ये इनिशिएटिव का आज परिणाम देखिए, 5 ही साल में 11,770 एफपीओ आज देश में काम कर रहे हैं और इसके माध्यम से लाखों किसान अपनी इनकम बढ़ाने में सफल हुए हैं। 19-20 के बजट में 10,000 एफपीओ स्थापित करने की घोषणा की गई। 27 तक 10,000 एफपीओ स्थापना करने का लक्ष्य है। मुझे लगता है कि इससे पहले ही ये लक्ष्य समाप्त हो जाएगा और सरकार ने लगभग 6,900 करोड़ रुपया इसके पीछे लगाने का निर्णय लिया है।
इनपुट से लेकर आउटपुट तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग तक, पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग तक और भंडारण तक की पूरी व्यवस्था एक समग्र कृषि उत्पादन से मार्केटिंग तक की व्यवस्था एफपीओ के तहत हो जाए, इस प्रकार का एक कंसेप्ट लेकर मोदी जी आए हैं। इनपुट की खरीदी, बाजार की जानकारी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रचार, उपज के लिए इनपुट का एकत्रीकरण, भंडारण की सुविधाएं, सुखाने, सफाई और ग्रेडिंग की व्यवस्थाएं, ब्रांड बिल्डिंग और इसके साथ साथ पैकेजिंग, लेवलिंग और मानकीकरण की प्रक्रियाएं, गुणवत्ता पर नियंत्रण, संस्थागत खरीदारों के साथ, कॉरपोरेट घरानों के साथ जुड़कर किसान को ज्यादा दाम दिलाने की एक अच्छी व्यवस्था और किसानों को जरूरत पड़े तो सारी सरकारी योजनाओं की इंफॉर्मेशन देकर योजनाओं के वाहक बनने का काम भी एफपीओ। यहाँ ढेर सारे एफपीओ चलाने वाले हमारे भाई भी आए हैं। मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आप धीरे धीरे एफपीओ को पैक्स के साथ जोड़ दीजिए। अगर आप एफपीओ को पैक्स के साथ जोड़ोगे तो इसके अंदर आपके एफपीओ के काम में चमत्कारिक वृद्धि होगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपने जो एफपीओ बनाया है उसको आप पैक्स बना दीजिए, कोई जरूरत नहीं। एफपीओ आप ही चलाइए, परंतु पैक्स और एफपीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन हो सकता है, एक एग्रीमेंट हो सकता है कि पैक्स के सभी किसानों को आपका एफपीओ अपनी सेवाएं दे। अगर ये समझौता ज्ञापन भी हो सकता है, आप ब्रिज बन जाते हो, तो सहकारिता आंदोलन की भी मदद करोगे और सहकारिता आंदोलन आपके एफपीओ को कहां से कहां पहुंचा देगा। एक नया हाइब्रिड मॉडल भी बढ़ाने की जरूरत है। कुछ पैक्स आज 1100 पैक्स आज से शुरू कर एफपीओ स्वयं बनेंगे, परंतु 11,000 एफपीओ बन चुके हैं। मैं आज इस संगोष्ठी के माध्यम से सारे एफपीओ को आह्वान करना चाहता हूं कि आप जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में चलते रहिए, परंतु आपके साथ एक पैक्स, 2 पैक्स, 3 पैक्स को जोड़ दीजिए, 3 पैक्स के सारे किसानों को जोड़ दीजिए और एक हाइब्रिड मॉडल नया बनाइए जो पैक्स और एफपीओ के एग्रीमेंट आधार पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग और संपूर्ण मार्केटिंग इसकी व्यवस्था कर सके। मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। अब तक भारत सरकार ने 127 करोड़ से ज्यादा एफपीओ को ऋण देने का काम कर दिया है। वो जो मैंने कहा 6,900 करोड़ के अलावे है और लगभग आदिवासी जिलों में, ट्राइफेड के चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, आदिवासी जिलों में भी 922 एफपीओ बने हैं जो वन उपज के लिए भी एफपीओ का काम करते हैं। इससे हमें मालूम पड़ता है कितनी छोटी छोटी बारीकियों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार और डिपार्टमेंट के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आगे बढ़े हैं। आज गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, ये 5 राज्यों ने एफपीओ के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। अगर एफपीओ को पूरे देश में आगे बढ़ाना है। मित्रों, एक जमाने में कहते थे उत्तम खेती, मध्यम वान, अधम चाकरी, भीख निदान। मतलब सबसे उत्तम खेती है, फिर व्यापार करना अच्छा है, नौकरी करना अंत में, और कुछ न मिले तो फिर भीख मांगो। हमने ये चीज को फिर से एक बार युवाओं में प्रस्तापित करना है कि कृषि फायदे का व्यापार है, कृषि फायदे का धंधा है, कृषि को आधुनिक तरीके से करने की जरूरत है, मार्केटिंग की व्यवस्था करने की जरूरत है। ये आत्मविश्वास अगर देश के 12 करोड़ किसानों में भर देते हैं तो कृषि उपज तो बढ़ेगी ही, जीडीपी में हमारा योगदान भी बढ़ेगा, परंतु साथ में साथ ये 12 करोड़ किसान जो हमेशा सहायता की आस लगाए बैठता है, वो किसान अपने पैर पर भी खड़ा होगा, आत्मनिर्भर भी बनेगा और देश को भी आत्मनिर्भर बनाएगा। और
मोदी जी ने इसके लिए ढेर सारे काम करे हैं। हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए इरिगेशन के रकबे को बहुत बढ़ाया है। बिजली कनेक्शन, सॉइल हेल्थ कार्ड, विज्ञान और तंत्र की सहायता, लैंड के लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होते थे लेबोरेटरीज में, इसको लैंड पर पहुंचाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारी सफलता प्राप्त की है। और अब कोऑपरेटिव एफपीओ के माध्यम से हम किसान को व्यापारी और उद्योजक बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। मुझे मालूम है कुछ एफपीओ ऐसे जरूर होंगे जो प्रोसेसिंग भी सिर्फ आलू नहीं बेचेंगे, आलू की चिप्स बनाकर ज्यादा मुनाफा लेकर बेचेंगे। सिर्फ मिर्च नहीं बेचेंगे, मिर्ची का पाउडर बनाकर मुनाफा लेकर बेचेंगे। प्रोसेसिंग यूनिट भी कुछ एफपीओ जरूर डालेंगे, इसका मुझे बहुत विश्वास है। मित्रों, कृषि क्षेत्र में मोदी जी के समय में बजट के आवंटन में लगभग 5.6 गुना वृद्धि हुई है। पहले 13-14 में 21,000 करोड़ का बजट था। तोमर साहब के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 23-24 में 1,15,00,000 करोड़ रुपए का बजट कृषि विभाग को, और सहकारिता विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन विभाग अलग होने के बाद अब कल्पना करिए बजट कहां से कहां पहुंच गया। संयुक्त बजट 21,900 था, इसकी जगह 4 डिपार्टमेंट में से सिर्फ कृषि विभाग का बजट 1,15,000 करोड़ पहुंचा। ये देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी कृषि है, इसके लिए बताता है। खाद्यान्न उत्पादन में 19% की वृद्धि हुई है। 2013-14 में 265 मिलियन टन हुआ था और 22-23 में 324 मिलियन टन। और कुछ किसान और विपक्षी पार्टियां एमएसपी की बात करना चाहते हैं। मैं यहां से बहुत खुले रूप से विपक्ष के दलों को चैलेंज देना चाहता हूं कि आप इस पर कहीं पर भी चर्चा करना चाहिए, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। धान की एमएसपी में ये 10 साल के अंदर 55% की वृद्धि हुई है, 55%, और गेहूं की एमएसपी में 51% वृद्धि हुई है। आजादी के बाद एक ऐसी पहली सरकार है जिसने 50% मुनाफा कम से कम तय करी है, लागत से 50% ज्यादा मिलेगा। और खरीदी भी बढ़ाई है। धान की खरीदी में 88% की वृद्धि हुई है, लगभग डबल धान खरीदा है। और गेहूं की खरीदी में 2/3 मतलब 72% की वृद्धि हुई है। 251 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और लाभार्थी जो जिनके पास से एमएसपी पर धान और गेहूं खरीदा जाता था, उसकी संख्या लगभग 2 गुना हो गई। यही बताता है केंद्र सरकार ने किसान के भले के लिए कितना काम किया है। इसके साथ जैविक खेती को बढ़ावा दिया, कृषि सिंचाई में 72 लाख हेक्टेयर माइक्रो इरिगेशन किया, 60 लाख किसानों को कवर किया है, सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन बनाया गया, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 24,000 करोड़ का 17 बनाया गया, कृषि यांत्रिकरण का कोर्स बनाया गया, और ई नाम के माध्यम से लगभग 1260 मंडियों को जोड़ने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अब उसका फायदा किसान तक पहुंचे, इसके लिए कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया गया, और कोऑपरेटिव के मंत्र के हिसाब से जो पसीना बहाता है मुनाफा उसी के पास जाता है। और ये काम सहकारिता मंत्रालय ने करना है। आज ढेर सारे हमने इनिशिएटिव लिए हैं। आज एफपीओ को पैक्स के साथ जोड़ने का काम और पैक्स को ही एफपीओ बनाने का काम दोनों आज से शुरू हो रहा है। एफपीओ और पैक्स के एग्रीमेंट पर भी मैं चाहूंगा कि एनसीडीसी और सहकारिता मंत्रालय विशेष फोकस कर काम करें। जो एफपीओ बन गए हैं वो अपने तरीके से ही चलते रहे हैं,
3-4 पैक्स का क्लस्टर बनाकर इनके बीच में एक समझौता ज्ञापन कर लिया जाए तो एफपीओ का फायदा ऑटोमेटिकली मिलेगा। और 1100 पैक्स को आज एफपीओ बनाना है। ये पैक्स को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी और 25 लाख रुपए की सहायता क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है, वो भी वो ले पाएंगे। टैक्स की भी उनको छूट मिलेगी और लगभग देश के 65,000 पैक्स इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। और ये प्रोसेस मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। पैक्स जो बन सकते वो एफपीओ बने, जो नहीं बनते सरकारी योजना में जो लक्ष्यांक है इसके बियॉन्ड जाते हैं वो किसी पैक्स के साथ एग्रीमेंट करें। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस का लाभ एफपीओ को मिलने के लिए भी एनसीडीसी ने आगे बढ़ना चाहिए। सहकारिता क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। हमने पैक्स को एक मॉडल बायलॉज बनाए जो 26 राज्यों ने स्वीकार कर लिए हैं। अब पैक्स इसके साथ ही डेयरी भी बन पाएंगे, पैक्स मछुआरा समिति भी बन पाएंगे, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला पाएंगे, पैक्स गैस की एजेंसी भी कर देंगे, पैक्स सीएससी भी बन पाएंगे, पैक्स सस्ती दवाई की दुकान भी चला पाएंगे, पैक्स अब सस्ता अनाज की दुकान भी बन पाएंगे, पैक्स भंडारण का भी काम करेंगे, पैक्स गांव की हर घर जल की समिति में जल व्यवस्थापन में भी कॉमर्शियली काम कर सकेंगे। 22 अलग अलग कामों को हमने पैक्स के साथ जोड़ने का निर्णय किया, क्योंकि जब सहकारिता का मैं तो कार्यकर्ता रहा हूं, मैं भी पैक्स का चेयरमैन रहा हूं, एपेक्स बैंक में भी रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का भी चेयरमैन रहा हूं। जब तक पैक्स मजबूत नहीं होता एपेक्स कभी मजबूत नहीं हो सकता। हमें शुरुआत पैक्स से ही करनी पड़ेगी और इस मंत्र के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आज एक नई शुरुआत हुई है। मैं तोमर साहब का सहकारिता मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक छोटी सी 45 मिनट की मीटिंग में इतना बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया और एक ही महीने के अंदर आज इसका शुभ उद्घाटन हो रहा है। मुझे भरोसा है कि एफपीओ बने हुए पैक्स बहुत अच्छा करेंगे और जो एफपीओ बने हैं वो भी पैक्स के साथ जुड़कर एफपीओ के काम में भी सुधार करेंगे। दोनों तरह से एफपीओ और पैक्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप तीनों एक दूसरे के पूरक बनेंगे तो आने वाले दिनों में ग्रामीण विकास का और कृषि विकास का एक नया युग होगा। आज मैं यहाँ पर जो लोग आए हैं इनको जरूर कहना चाहूँगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को जानिए, दिक्कतें जो आती हैं उसको समझिए और आगे आपके कार्य का आयोजन करिए। मुझे भरोसा है कि आज ये संगोष्ठी एफपीओ के लिए भी बहुत लाभप्रद होगी और पैक्स के लिए भी लाभप्रद होगी। संगोष्ठी के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। माननीय मंत्री महोदय, आपका विशेष धन्यवाद। आपके प्रेरणादायक व दूरगामी परिणाम वाले विचारों से हम सभी लाभान्वित हुए। हम आपके प्रति अति आभारी हैं कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया